Hello, welcome to Bhavna Physics class, and this is numerical time. As you know that we have completed the chapter electromagnetic induction, so now we are going to solve some numericals. Okay, so you will find out the tricks to solve the numericals based on electromagnetic induction. So let's start with NCERT book. That numerical statement will come on your screen and you can watch it, and those who have NCERT book, you can directly go through with that numericals given in exercise. So today we are going to solve the exercise numerical of NCERT book. So first question is question number 6.3. This is chapter number 6 of NCERT, and remember this is not specific for CBSE board, it is for ISC board as well as for state board स्टूडेंट्स, बिकॉज न्यूमेरिकल का टाइप जो होता है वो किसी बोर्ड के लिए स्पेसिफिक नहीं है. न्यूमेरिकल की लिमिट बोर्ड के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है, वो टॉपिक बेस्ड होता है. तो ये जो टॉपिक पे न्यूमेरिकल हो रहे हैं ये न्यूमेरिकल्स ISC बोर्ड वाले बच्चे भी कर सकते हैं और स्टेट बोर्ड के बच्चे भी कर सकते हैं. सो स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, इसीलिए मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी. ठीक है. सो a long solenoid with 15 turns per centimeter. जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द डेटास एंड कोरस्पॉन्डिंग फिगर इफ यू कैन ड्रॉ दैट फिगर, बिकॉज इससे आपका जितना भी न्यूमेरिकल का कंक्लूजन होता है वो आपको एक बार माइंड में आ जाता है, फिर आप अप्लाई करते हो इस लॉस या फॉर्मूला. क्लियर. So first of all, it is given 15 turns per centimeter. That means it is given as small n, because small n is what? Capital N divided by n. It is 15 turns per centimeter. ठीक है. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. Of has a small area, A is 2 centimeter square. क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है. प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस इफ द करंट कैरीड बाय सोलेनॉइड चेंजेस स्टीडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4. सो चेंज इन करंट दैट इज 4 minus 2 in 0.1 second. So delta T is given as 0.1 second and this value is in ampere. So what is the induced EMF in the loop while the current is changing? Induced EMF पूछा जा रहा है. तो ऑब्वियसली ये पूरा क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड है. देयर इज नथिंग बिग इन दिस न्यूमेरिकल. यू कैन सी, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला विच इज रिलेटेड टू आई एंड डेल्टा टी. कोएक्सियल कॉइल हो गई. देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया है दिस इज वन सोलेनॉइड एंड द सेकंड वन सोलेनॉइड इज इनसाइड द फर्स्ट सोलेनॉइड. तो ये कोएक्सियल कॉइल हो गई. दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है. तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पहले निकालनी होगी, फिर आप फॉर्मूला रखोगे किसके लिए? EMF के लिए. M is equal to minus of EMF divided by delta I divided by delta T. ये फॉर्मूला होता है आपका. तो EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M multiplied by delta I divided by delta T. डेल्टा I डेल्टा T जो दिया हुआ है M निकालना है आपको. तो M का फॉर्मूला क्या आया था उसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा. M is equal to, मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हो जिसमें मैंने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया हुआ है. तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है. यहाँ पर जो सोलेनॉइड दी हुई है उसमें टर्न नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं पर यूनिट लेंथ, और जो सोलेनॉइड है वो एक्सियल सोलेनॉइड है इसमें. तो जो सेकेंड सोलेनॉइड होगी उसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स जो आप लोगे वो सेम लोगे. तो आपको यहाँ पर N1 N2 की वैल्यू सेम रखनी है. N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N. R आपके क्वेश्चन में एरिया डायरेक्टली दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है इसको आप एरिया में कन्वर्ट कर लो. सो M फॉर्मूला वुड बिकम पाई म्यू नॉट N1 N2. पाई भी हट जाएगा, एरिया इंटू L ये हो जाएगा. तो इतने डेटास आपके न्यूमेरिकल में दिए हुए हैं. यू कैन सी दिस N इज इक्वल टू दिस वन A, delta I, delta T, this one. All the values are given here. Now, if you are going to solve this question, then you only have to put the value, but convert the unit from CGS system to MKS system, because here ampere is given, it is SI system, so you have to convert the unit. So it will be
4 पाई 10 टू द पावर -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है। देखो इतना बेस तो आपको थ्योरी से क्लियर होता है, और इतना आपको न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट अगर रीड कर रहे हो तो दैट मीन्स आपको बेसिक कंसेप्ट इनिशियली पता होना चाहिए, जिसकी बेसिस पर आप थ्योरी जो न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को आप अप्लाई कर पाओ कि उसमें वैल्यूज़ क्या क्या है। सो दिस वन इज द वैल्यू, n1 n2 की वैल्यू यहाँ पर n के इक्वल है, दैट मीन्स 15, एंड बिकॉज डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर दैट मीन्स 10 टू द पावर नीचे आएगा आपका -2, ऊपर जाकर के हो जाएगा +2, सो इट इज +2 होल स्क्वायर। n1 n2 वैल्यूज आर सेम। एरिया इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, एंड मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इज 1 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू 10 टू द पावर -2। आप किस तरीके से लेंथ ले रहे हो यहाँ पर कि 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो टोटल लेंथ आप 1 सेंटीमीटर की लेकर के चल रहे हो। तो यहाँ पर जो लेंथ आ जाएगी दैट इज दिस मच। इज इट क्लियर? 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 4 120 एंड पाई आएगा एक 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4 एंड -4 कैंसिल आउट, ये -2 -7 -2 -9, so you will get the value as 2640 divided by 7 10 to the power -9. This much 10 to the power -9, that means you will get the value 3.51 10 to the power -7, and this one is the m value only. Okay, now you have to put this m value here in this formula, then you will get the value of E. So E is equal to 3.5 10 to the power -7 into delta I is 2, delta T is 0.1. So we'll get this value as 7 into 10 to the power -6, ये एक 10 ऊपर जाएगा तो ये -6 आ जाएगा। दिस मच EMF की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। सो यू विल गेट दिस आंसर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। फिर से मैं बता दे रही हूँ, आपने पहले डेटा लिखे हैं, फिर आपने उसमें उस वैल्यू में आपने m की वैल्यू निकाली है, m की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या किया है, EMF की वैल्यू को सॉल्व किया। सो दैट इज कवर्ड इन दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट 6.4, a rectangular wire loop of sides 8 cm and 2 cm with a small cut। आपके इसमें रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड्स दी हुई हैं, तो एरिया आप लिख सकते हो यहाँ पर, दिस इज 8 into 2 cm square, that is given here, with a small cut in is moving out in a region of uniform magnetic field of magnitude, magnetic field magnitude is given as 0.3 टेस्ला, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। यानी आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड और लूप एक दूसरे के नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल होने का मतलब है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। दैट मीन्स कि cos थीटा, जब आप फ्लक्स निकालोगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट शुड बी 1। So what is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second? So velocity of the loop is given as 1 centimeter per second. Loop is moving with this velocity and EMF पूछा जा रहा है उस कट में, normal to the longer side. First of all longer side, second part is shorter side of the loop. So आपको इसमें पहले तो दो पार्ट सॉल्व करने हैं। And for how long does the induced voltage last in each section? So आपको यहाँ पर टाइम भी बताना है। सो फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखो तो लॉन्गर साइड में आपको निकालना है यहाँ पर EMF डेवलप्ड। ओके, सो EMF का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्लियर है ये? अब यहाँ पर देखो तो माइनस और फाई की जगह पर, क्योंकि आप फाई को यूज करो, सबसे पहले फाई इज इक्वल टू होता है BA cos थीटा। cos थीटा मैंने आपको बता दिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो cos 0 हो जाएगा और cos 0 कितना होता है? 1। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.3 एंड एरिया
ये 8 इंटू 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -4। ये तो आ गई आपकी फाई की वैल्यू। आप यहाँ पे रखोगे बी वी एल विद प्लस साइन, बी इज 0.3, वेलोसिटी इज 1 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगी -2, एंड एल लॉन्गर साइड के लिए आप 8 रखोगे, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। सो विल गेट दिस वैल्यू एज 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट। ये लॉन्गर साइड में आ गया। आपने लेंथ में क्या रखा है, दैट लॉन्गर साइड दैट इज 8। अब फॉर्मूला रखा बी वी एल फॉर द शॉर्टर साइड। So B value is 0.3, V is 10 to the power -2, and L is 2 into 10 to the power -2. So we'll get this value as 0.6 10 to the power -4 volt. So these are the two values of EMF you will get, longer side and shorter side. तो as such ऐसा कुछ नहीं था इन दोनों क्वेश्चन में। अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना है कि how long does the induced voltage last in each case। तो ये आपका आया है EMF, इंड्यूस्ड EMF आया, इंड्यूस्ड वोल्टेज जिसे हम कहते हैं। हाउ लॉन्ग दैट मीन्स टाइम की वैल्यू पूछी जा रही है, और डेल्टा फाई यानी कि फाई फ्लक्स में वेरिएशन ये है, ठीक है। तो अब आप इस वैल्यू को यूज करोगे और टाइम निकालोगे। सो फॉर दिस वन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई EMF। तो डेल्टा फाई की वैल्यू ये है 16 इंटू 3, दैट मीन्स 0.3 है तो 4.8 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई EMF इज 2.4 10 टू द पावर -4। सो इट विल कम एज 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर फ्लक्स 2 सेकेंड के लिए रहेगा, ओके। यहाँ पर इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, फ्लक्स में चेंज 2 सेकेंड के लिए रहेगा, दैट मीन्स इंड्यूस्ड वोल्टेज 2 सेकेंड्स के लिए डेवलप होगा। आफ्टरवर्ड शॉर्टर साइड के लिए निकाल लेते हैं विद द सेम मेथड steps, delta phi divided by E, and delta phi 4.8 10 to the power -4, and E value here is 0.6 10 to the power -4. So it will come as 8. Am I right? It is 8 second. So shorter side में 8 second के लिए induced EMF रहेगा, इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड वोल्टेज रहेगा। Now come to next question. In this question, question number 6.5. In this question, a 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second। देखो जब भी ये मेटलिक रॉड रोटेशन का केस आ रहा है तो वो टॉपिक याद करो। EMF में मैंने दो काइंड के EMF बताए थे, वन इज इंड्यूस्ड EMF एंड वन इज मोशनल EMF। एक आपका मोशनल EMF था, एक आपका रोटेशनल EMF था। जब रॉड सिंपली फ्रेम में इस तरीके से मूव करी, सो दिस इज मोशनल EMF। जब ये रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो दैट इज रोटेशनल EMF। तो रोटेशनल EMF के केस में फॉर्मूला क्या आया था आपका EMF का, याद है कुछ? हाफ ऑफ पी आर स्क्वायर ओमेगा। तो डेटाज आर गिवन अकॉर्डिंगली एंड यू कैन सॉल्व दिस वन। तो L यानी R, L इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ जो रॉड थी वो किसके इक्विवेलेंट होती है, रॉड पूरा का पूरा इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, तो लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू रेडियस। यहाँ जो R है दैट इज द रेडियस। मैंने आपको यहाँ पर L करवाया था, अगर आपने डेरिवेशन थोड़ी सी भी माइंड में है तो उसमें L था। तो L यानी लेंथ ऑफ द रॉड दैट शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस angular motion. So here 1 meter long, that means L is equal to R is equal to 1 meter, and afterward it is given that omega 400 हो रहे रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। नॉर्मल पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज कॉन्टेक्टेड विद अ सर्कुलर मेटलिक रिंग। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक मेटलिक रिंग भी लगी है, एक एंड तो सेंटर पे, दूसरे एंड कहाँ पर मेटलिक रिंग से टच कर रहा है। सो अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन हियर, B is equal to 0.5 Tesla. This one is the magnetic field given parallel to the axis, exist everywhere. तो यहाँ जो रोटेशन हो रहा है, यहाँ पर एक्सिस क्या हो जाएगा, अगर मैं ये बोर्ड के प्लेन में रोटेशन ले रही हूँ तो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो ये हर जगह पर है, कहीं भी रोटेशन हो रहा होगा एक्सिस
बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी किसके एक्सिस के पैरेलल है, जो ये एक्सिस लिया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस के पैरेलल है। ये आप देख रहे हो दिस वन, ये मार्कर जो मैंने बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो कैलकुलेट ईएमएफ डेप्थ बिटवीन सेंटर एंड रिंग। सेम केस, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपली ये जो वैल्यूज दी हुई यहाँ पर पुट कर देनी है। सो ईएमएफ दैट इज इक्वल टू हाफ, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5, R इज इक्वल टू L दैट इज 1 स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा इज 400, सो यू विल गेट दिस वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा दिस मच 2, 2, 5, 10, ठीक है। सो दिस वन इज 1 इंटू 10 to the power 2. So this one is the EMF value. So you will get this value 1 into 10 to the power 2 volt. That means you can write it as 100 volt. कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन स्टेटमेंट लॉन्ग देख करके आप लोग डर जाते हो या आप लोगों को लगता है कि नो इट इज़ बियॉन्ड योर लिमिट, बट इट इज़ नॉट दैट काइंड। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कमांड है तो आप डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, it is mentioned a current in a circuit falls from 5 ampere to 0 ampere, 0.0 दिया हुआ है। So 5 ampere to 0 ampere in 0.1 second. 0.1 second डेल्टा t है, 5 minus 0 ये डेल्टा I हो जाएगा। If the average EMF is of 200 volt is induced, give the estimated self inductance in the circuit. तो फॉर्मूला क्या होता है? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फॉर्मूला। देयर इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट मीन्स दीज आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यू कैन सॉर्ट इट। Now in this question you have to find out the self inductance, and again it is a direct question. Delta I that is given as 5 minus 0, current reduce हो रही है यहाँ पर, final current is 0 and initial current is 5 ampere. Time is given, the time interval is given as 0.1 second. Afterward average EMF is given, E average that is equal to 200 volt. So you have to find the self inductance. अब ये क्वेश्चन इजी है ना, कर लोगे? इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फार्मूला पुट करना है। कौन सा फार्मूला होता है इसमें? दैट L is equal to माइनस ऑफ ई डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। रिमेंबर ये माइनस साइन आप नहीं पुट करते हो, क्योंकि डेल्टा आई का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 - 5 हो जाएगा ये, और यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा जो प्लस कर देगा। या सिंपली आपको जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, बिकॉज इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इसमें माइनस साइन या प्लस साइन नहीं आता है, सो यू विल नॉट पुट द साइन हियर एंड देन यू कैन प्लेस द वैल्यू ओनली एंड विल गेट द रिजल्ट। यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन भी नहीं करना है। 5 डिवाइडेड बाई 0.1 इज़ 50, 1 0 कैंसिल होगा एंड देन you will get it as 4. So this is your answer and Henry is the unit. Okay, now come to next question. A pair of adjacent coil, question number 6.9. This is 6.9. A pair of adjacent coil, ये जो बीच के क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर 6.5 के बाद आपको 6.8 कराया है। ये बीच के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ अपने लास्ट लेक्चर में, सो यू कैन सी द न्यूमेरिकल्स ऑफ these in between numericals in my previous class. So it is given a pair of adjacent coil has a mutual inductance. Adjacent coils हैं, दो coils placed हैं closely, तो obviously इसमें mutual inductance होगा and the mutual inductance value is given as 1.5 Henry. Okay, this much is the value. If the current in one coil changes from 0 to 20, so delta I आप directly रखोगे 20 minus of 0 ampere. Afterward in 0.5 second delta t is given as 0.5 second. Then what is the change in flux linkage with other coil? आपको flux linkage निकालना है डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई तो तब निकलेगा जब आपके पास E होगा। एंड M और E में रिलेशन क्या होता है? M इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा T विद माइनस साइन आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। So you will get E value here as M is 1.5, put the value
okay, 60 volt. So E value is 60 volt. Now you can find out the value of delta phi, because delta phi is equal to E multiplied by delta T होना चाहिए. E EMF फेराडे लॉ अप्लाई कर रहे हो आप यहाँ पर. EMF is equal to delta phi divided by delta T. So E value is 60 and T value is 0.5. So you will get the value here as 30. So 30 Weber is the flux change value. क्लियर. यहाँ पर आप देख लो कि SI सिस्टम में अगर आप सारा से सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्टली SI यूनिट आप रख सकते हो, दैट इज delta phi unit is Weber. So you can put this value. So I hope this question is clear to you. Now come to next question. It is very practical question, very practical numerical, and you will check it that these kind of questions may be arised in different competitive examinations too. So let's start with this question. A Z plane is traveling towards west at a speed of, speed दी हुई है 1800 किलोमीटर पर आवर एंड दिस स्पीड इज़ टूवर्ड्स द वेस्ट. तो अगर वेस्ट या ईस्ट ये सब देते तो आप डायरेक्शन डायग्राम तुरंत बना लिया करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, तो ये किस साइड में चल रही है? टूवर्ड्स वेस्ट. सो वेलोसिटी इज टूवर्ड्स वेस्ट. What is the voltage difference developed between the end of the wings having the span of 25 मीटर. अब ये यहाँ पर क्या है कि एरोप्लेन है, यहाँ पर एक ये एरोप्लेन चल रहा है ऐसे. ठीक है, इसके विंग्स हैं, दिस वन इज द विंग. ठीक है, और विंग्स का स्पैन का मतलब क्या है कि विंग्स कितनी लेंथ तक है. सो दिस लेंथ L हेयर इट इज़ गिवन एज 25 मीटर. तो 25 मीटर की लेंथ दी हुई है इसमें. क्लियर है? ये देखो, ये विंग्स इस तरीके से पास आउट हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि एरोप्लेन v स्पीड से वेस्ट साइड में मूव कर रहा है. तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन, आपको इफ़ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन इज़ गिवन एज, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट दैट मीन्स 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला. This much is the value of magnetic field, and dip angle is given as 30 degree. So dip angle phi is given as 30 degree. अर्थ मैग्नेटिज्म टॉपिक एक बार देख लेना, ये टॉपिक आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगी. तो मेरिडियंस में अगर हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन लेते हैं, सो दैट एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन. एंड नाउ कम टू एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन. मीन्स क्या होता है कि दैट जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जितना एंगल बना रही होती है, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिप. ठीक है, तो यहाँ मैं इसे फाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. अलग अलग जगह पे जैसे थीटा भी रिप्रेजेंट होता है. तो आपको वैल्यूज़ जो डेफिनेशन है एंगल होता क्या है वो क्लियर होना चाहिए. रिप्रेजेंटेशन आप चाहे कुछ भी दो. ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर 30 डिग्री ले रहे हो तो 30 डिग्री क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है. तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हो. ये मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और दिस वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो ऑब्वियसली दिस इज फाई. Phi is the angle of inclination, or it is called angle of dip, which is made in between the magnetic field and the horizontal component of earth magnetic field. तो plane तो horizontally move कर रहा है ना ऊपर, तो हमें horizontal component निकालना होगा. So horizontal component क्या हो जाएगा? This one is the horizontal component. ये आपका diagonal है. अगर आप ये triangle ले रहे हो तो इसमें horizontal component cos theta फॉर्म में आएगा. So BH is equal to क्या हो जाएगा? B cos phi. क्लियर है? वर्टिकल कंपोनेंट कैसे आएगा? b sin phi, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b cos phi. सो यू विल पुट दिस वैल्यू b cos phi 10⁻⁻4 into cos 30. सो यू विल प्लेस द वैल्यू cos 30 कितना होता है? cos 30 is √3/2. सो इट विल कम एज 5√3 divided by 2 10⁻⁻4. ये वैल्यू आप मैग्नेटिक फील्ड की यूज़ करने वाले हो. आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? What is the voltage difference developed between the ends? अब ये देखो एरोप्लेन चल रहा है, दिस वन इज़ द एरोप्लेन, और ये इसके विंग्स है. ये जो ब्लैक मार्कर है दिस इज़ एरोप्लेन,
ये वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो ब्लू मार्कर है ये इसकी क्या है, विंग्स हैं। तो ब्लू मार्कर की लेंथ यानी विंग्स की लेंथ दी हुई है। ऑब्वियसली जब ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा तो विंग्स मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो विंग्स मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे हैं, आपको उसमें क्या होगा, उसके कोरस्पॉन्डेंस में यहाँ फ्लक्स में चेंजेस आएंगे कॉर्नर्स में, और कॉर्नर्स में ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। फ्लक्स में चेंजेस पूरे विंग्स में आ रहे हैं, एंड कोरस्पॉन्डिंग उसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि विंग्स के कॉर्नर में फ्लक्स यानी फ्लक्स के कोरस्पॉन्डेंस में ईएमएफ डेवलप हो रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। सो हियर वी विल पुट द first of all we will put the value of EMF here on the basis of given data. BVL formula होता है, so we will write it as BHV into L. हमने यहाँ पर horizontal component निकाल लिया है. So we will put the value 5√3 divided by 2 into V value is 1800 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, and length is 25. एंड देन यू विल गेट दिस वैल्यू। सॉल्व कर लो। देखो डेटा आपको इजी दे दिए जाते हैं कई बार। सो इट विल कम एज 125 इंटू 5. सो इट विल कम एज 125 इंटू 5. सो 625√3 इंटू 10 to the power 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसकी वैल्यू हो जाएगी this much. So this is the value of induced EMF corresponding to the wings of that aeroplane moving in the west direction. So that is the answer here. 3 point इसको आप अगर और इसको हटाना चाहोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू? दिस विल कम एज वैल्यू पुटने की BHVL 5√3 divided by 2 into 10 to the power -4. V is 1800, 5/18 and L is 25. तो ये आया था कि इससे 100 आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई करके 625 आ गया था। 25 इंटू 25 625, 625 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, 625√3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10 टू द पावर, ये -2 आया है। ओके, -2, दिस वन इज़ -2 and then you can put this value as 3.125√3 volt. This is the value of EMF. Okay, so that is the answer here, 3.125√3 volt. So that's all for from the exercise numericals. कुछ additional exercise numerical भी दिए हुए होते हैं NCERT में, which are somewhat different from the normal questions. So you can solve these kind of questions too to get the command over numericals. And if you have any confusion, you can ask to me. Okay, and one more thing, that revise. If you are not able to solve the numericals, it doesn't mean it is the end of physics. Okay, it means that you have to revise the concept, the theoretical part of this chapter. और यही हर चैप्टर में भी होता है. So keep revising. Thank you for today, and next I will come with eddy current topic.